सिगरेट की बू हल्की थी। उसे एक कमांडो ही फजा में सूंघ सकता था। बू मुसलसल नहीं आ रही थी। उसकी एक हल्की सी लहर हमारे करीब से होकर गुजर गई थी। बारिश की वजह से झाड़ियां गीली थीं। हम वहीं बैठ गए। फिर मैंने जहांगीर बट के कान में कुछ कहा। वो जल्दी से मुझसे 10 कदम के फासले पर बाएं जानिब होकर झाड़ियों में बैठ गया। मेरी नाक फजा में सिगरेट की बू तलाश कर रही थी। मैंने जहांगीर बट कमांडो के कान में ये कहा था कि अगर गश्ती पार्टी ने डोगरों की 2-2 4-4 की टोली इधर आए तो उसे गुजर जाने देना। हमें खामखा उनके कमांडो अटैक की कोई जरूरत नहीं। ये मैंने इसलिए कहा था कि अगर हम उन पर झपटे तो उनके 2 फौजियों की तो चश्मे ज़दन में गर्दन तोड़ देंगे, लेकिन अगर तीसरे फौजी ने फायर कर दिया तो ऊपर गन पोस्ट पर दुश्मन बेदार हो जाएगा और हमारा मिशन भी साथ ही अधूरा रह जाएगा। हम 10-15 मिनट तक झाड़ियों में छुप कर बैठे रहे। दोबारा न तंबाकू की बू आई, ना ही दुश्मन की किसी गश्ती पार्टी का कोई फौजी उधर से गुजरा। मैं दबे पांव चलकर जहांगीर के पास गया और उसे भी कहा कि हमें मजीद ऊपर चलना होगा। चढ़ाई दुश्वार गुजार थी। हम अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के दरमियान थोड़ा फासला डाले ऊपर चढ़ते जा रहे थे। थोड़ी दूर ऊपर गए तो छोटे छोटे दरख्तों ने हमारा रास्ता रोक लिया। हम कभी किसी दरख्त के बाएं तरफ से और कभी दाएं तरफ से होकर चढ़ाई चढ़ते गए और कोशिश करके अपनी समत को बरकरार रखा। अचानक हमें इंसानी आवाजें सुनाई दी। हम वहीं अपनी अपनी जगह पर दुबक गए। 2 आदमी बातें करते आ रहे थे। ये गश्ती पार्टी के डोगरा सिपाही ही हो सकते थे। आवाजें करीब आईं तो सिगरेट की बू भी आई। गश्ती पार्टी को पेट्रोल ड्यूटी पर सिगरेट पीने की इजाजत नहीं होती, लेकिन ये डोगरे सिगरेट पी रहे थे। लेकिन लगता था कि वो सिगरेट मुट्ठी में छुपा कर पी रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ से आवाजें आ रही थी उस तरफ मुझे सिगरेट की चमक एक बार फिर नजर आई। दोनों डोगरा सिपाही अपने किसी कमांडिंग ऑफिसर के खिलाफ बातें कर रहे थे। मैंने झाड़ी के पीछे बैठे आंखें सुकेड़ कर गौर से देखने की कोशिश की। दरख्तों के दरमियान मुझे 2 साए दिखाई दिए जो हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने सांस रोक ली। कमांडो जहांगीर बट ने भी सांस रोक लिया होगा। रात के अंधेरे में डोगरा सिपाही दरख्तों के सामने से हमारे दरमियान से गुजर गए। वो झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर पहाड़ के पहलू में से होकर जा रहे थे। न वो चढ़ाई चढ़ रहे थे न ढलान। जब वो दूर चले गए और उनकी आवाजें आना बंद हो गईं तो जहांगीर बट झाड़ियों से निकलकर मेरे पास आकर बैठा और सरगोशी में बोला, मालूम होता है कि हम टारगेट के करीब पहुंच गए हैं। मैंने उसे कहा, ऊपर 4 तोपें लगी हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनका दरमियानी फासला 60-70 गज से ज्यादा नहीं। अगर कोई एक गन पोस्ट पॉइंट आउट हो जाए तो वो मेरा टारगेट होगा। तुम उसके मुतवाजी दूसरी गन पोस्ट पर अटैक करोगे। हमने अपने पास जो 8-8 ग्रेनेड और एक स्टेन गन रखी हुई थी, ये इंतहाई मजबूरी का असलहा था, यानी उस वक्त इस्तेमाल करना था जब दूसरा कोई चाराकार न रहा हो, वगरना हमारा मिशन एक खामोश कमांडो मिशन था। हमें 4 गन पोस्टों पर इस तरह हमला करना था कि मोर्चे में मौजूद डोगरा फौजियों को मशीन गन फायर करने की मोहलत न मिल सके। हम दुश्मन को खामोशी से चीते की तरह झपट कर आनन फानन हलाक कर देना चाहते थे। अगर एक गन पोस्ट की मशीन गन फायर होती है तो दूसरे पोस्ट के सिपाही एकदम फायर खोल सकते थे। इस तरह हमारी स्कीम नाकाम हो जाने का खतरा था। मैंने अंधेरे में पहाड़ी के ऊपर की तरफ देखते हुए जहांगीर बट से कहा, मेरे हिसाब के मुताबिक एक गन को इसी जगह होना चाहिए। अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई। हमने सर नीचे कर लिया। दुश्मन को शायद शक पड़ गया कि कश्मीरी कमांडो पार्टी अटैक करने आ रही है, या फिर उसने एहतियात के तौर पर एक साथ 3 रोशनी के राउंड फायर कर दिए थे। ये रोशनी राउंड ऐसे थे कि जिनके साथ पैराशूट बंधे हुए थे। रोशनी के गोले आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे। सारी वादी रोशन हो गई थी। मेरी निगाहें ऊपर लगी हुई थी। पहला रोशनी राउंड पैराशूट के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आकर दरख्तों में गायब हो गया। दूसरे रोशनी राउंड में भी मैं ऊपर न देख सका। तीसरा रोशनी राउंड फायर हुआ तो अचानक मुझे ऊपर झाड़ियों में से एक गन की नाली बाहर निकली हुई नजर आई। मैंने जहांगीर बट का कंधा हिलाकर इशारे से ऊपर गन की नाली या बैरल दिखाया। उसने खुश होकर कहा, दोस्त ये मीडियम गन की नाली है। या अल्लाह तेरा करम है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। रोशनी राउंड बुझ गए थे। वादी और पहाड़ियों की ढलानों पर एक बार फिर तारीकी छा गई थी। दुश्मन ने रोशनी राउंड की रोशनी में हमें तो नहीं देखा था, मगर हमने दुश्मन की 4 तोपों में से एक तोप को देख लिया था। हमने उस तोप के रुख की जानिब चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर दिया। हम इस तरह चढ़ाई पर चढ़ रहे थे जिस तरह कोई चीता या शेर अपने शिकार को देखकर दबे पांव अपने जिस्म को सुकेड़ कर उसकी तरफ आवाज किए बगैर बढ़ता है। हम सांस भी बड़ी आहिस्ता से ले रहे थे। हम तोप के बंकर के करीब आ गए थे, मगर हमें पता न था। पता उस वक्त लगा जब अचानक गन पोस्ट के बंकर में से किसी सिपाही ने दूसरे को आवाज दी और उसे कुछ कहा जो हमारी समझ में न आ सका। ये आवाज सुनते ही हमने अंधेरे में अपने अपने कमांडो चाकू निकाल लिए। ग्रेनेड हमारी जैकेट की जेबों में थे। स्टेन गन को हमने पीठ पर इस तरह डाल रखा था कि चलते वक्त उसकी हल्की सी आवाज भी पैदा न हो। चाकू निकालते वक्त मैंने जहांगीर बट को गन पोस्ट की दाएं जानिब ऊपर जाने का इशारा किया और हम दोनों अलग अलग होकर ऊपर रेंगने लगे। चढ़ाई पर रेंगना हिम्मत तलब काम था और हिम्मत हमारे पास मौजूद थी।
फासला डालकर झाड़ियों की जड़ों को पकड़ पकड़ कर ऊपर की तरफ रेंग रहे थे। तारीकी में मुझे ऊपर कोई 10-15 गज के फासले पर मीडियम गन की नाली बंकर से बाहर निकलती हुई नजर आई। ये नाली जहांगीर भट्ट ने भी जरूर देख ली होगी, क्योंकि वो मेरे मुतवाजी मुझसे 7 गज के फासले पर ऊपर की तरफ रेंग रहा था। हम झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर इस तरह रेंग रेंग कर चढ़ाई चढ़ रहे थे कि जरा सी भी आवाज न पैदा हो। इस काम की हमें सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। मैं तोप की नाली के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैंने अंधेरे में गौर से देखा। ये एक पक्का बंकर नुमा मोर्चा था जिसके ऊपर गुंबद सा बना हुआ था। कमांडो जहांगीर भट्ट बंकर की दूसरी तरफ निकल गया। मैं बाएं जानिब बंकर की दीवार के साथ लगकर रेंगता हुआ आगे एक छोटे से चबूतरे पर आ गया। गन पोस्ट का रास्ता पीछे की जानिब था। जहां बंकर में मुझसे कोई 1 फुट ऊपर 2 सुराख थे, यकीनन जहां मशीन गन लगी हुई थी। सुराख चौकोर थे। तारीकी में मुझे मशीन गन की नाली नजर नहीं आई थी। मैं सांप की तरह चबूतरे के पत्थरों पर रेंग रेंग कर मोर्चे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ मुझे एक और गोल सुराख नजर आया। इसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। मैंने आहिस्ता से गर्दन ऊंची करके सुराख के साथ अपनी आंखें लगा दी। अंदर एमुनिशन के बक्सों पर 3 फौजी आमने सामने बैठे थे। यहाँ सर्दी ज्यादा थी और हवा भी सर्द चल रही थी। वो तमाम चीनी के मग हाथों में लिए चाय पी रहे थे। मैं बड़ी एहतियात के साथ गर्दन नीची करके पीछे हट गया। फिर स्कीम के मुताबिक बंकर के अकब में एक जानिब झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। मैंने दूसरी तरफ जो झाड़ियां थी उनकी तरफ एक साए को रेंगते आगे बढ़ते देखा। ये मेरा साथी कमांडो जहांगीर भट्ट था। वो भी झाड़ियों में छुप गया। स्कीम के मुताबिक मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर आहिस्ता से बंकर के गुंबद के ऊपर उछाल दिया। पत्थर ने सीमेंट के गुंबद पर गिरने से आवाज पैदा की। बंकर के अंदर कुछ तेज तेज आवाजें आईं। फिर एक सिपाही बंकर के दरवाजे से निकल कर आ गया। राइफल उसके हाथ में थी। उसके चलने के अंदाज से जाहिर होता था कि ये बात उसके जहन में नहीं है कि वहाँ कोई कश्मीरी कमांडो भी हो सकता है। वो गालिबन यही समझ रहा था कि दरख्त के ऊपर से कोई शाख या फल टूटकर बंकर की छत पर गिरा है। फिर भी वो मोहतात जरूर था। वो बंकर की दूसरी तरफ घूम कर खड़ा हो गया। फिर उसने आवाज दी, इधर कौन है? इस दौरान मैं झाड़ियों के पीछे से रेंगता हुआ उसके अकब में आ गया था। मैं सांप की तरह रेंग कर डोगरा सिपाही के अकब में आया था। मुझे यकीन है कि सांप के रेंगने की आवाज पैदा हो सकती थी, मगर मेरी मामूली सी आहट भी नहीं हुई थी। मेरी आंखें अपने शिकार पर जम गई थी। अब एक लम्हा आने वाला था। वो लम्हा 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी हो सकता था। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी हो सकता था। इससे ज्यादा देर लगाना मुझे मेरे उस्ताद कमांडो कमाल शाह ने नहीं सिखाया था। आखिर वो लम्हा आ गया। जैसे ही डोगरा अपने बंकर की तरफ मुड़कर जाने लगा, मैं उस पर छलांग लगाकर उसकी गर्दन अपने दाएं बाजू के शिकंजे में लेकर बाएं हाथ वाला चाकू उसकी गर्दन के ऊपर ताकत से फेर चुका था। चाकू के फेरते ही मैंने उसे वहीं जमीन पर लेटाकर उसके हल्क पर अपना पांव रख कर दबाया ताकि उसके नरखरे में से सांस निकलने की आवाज पैदा न हो। इस ऑप्शन में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगा। डोगरा फौजी की लाश बंकर के अकब में जमीन पर पड़ी थी। मैं उसकी लाश को पांव से पकड़कर घसीटता हुआ झाड़ियों में ले गया और नजरें एक बार फिर बंकर के दरवाजे पर लगा दी। कोई 10-15 सेकंड के बाद एक और डोगरा सिपाही बंकर के दरवाजे पर आ गया। राइफल उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि स्लिंग के साथ उसके कंधे पर लटकी हुई थी। उस दूसरे डोगरे ने पहले डोगरे का नाम लेकर उसे गाली दी और फिर पूछा कि वो किधर मर गया है। जब उसके मरे हुए साथी ने उसका कोई जवाब न दिया तो वो मेरी तरफ आने के बजाय दूसरी तरफ चला, जिधर झाड़ियों में मेरा साथी कमांडो जहांगीर भट्ट घात लगाए बैठा था। मैंने उस दूसरे डोगरा सिपाही को जहांगीर भट्ट वाली झाड़ियों की तरफ जाते देखा। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। मैं जहांगीर भट्ट की तरबियत के कमाल पर उसे दाद दिए बगैर न रह सका। वो अपना काम कर चुका था। स्कीम के मुताबिक उसे दूसरे डोगरे को हलाक करने के बाद मेरे पास आ जाना था। अंधेरे में एक साया झाड़ियों में से निकल कर तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। ये कमांडो जहांगीर था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कमांडो नाइफ खुला हुआ अभी तक उसके हाथ में था। उसने घास पर चाकू को रगड़कर डोगरा फौजी का खून साफ किया और सरगोशी में कहा, अंदर सिर्फ एक ही है। हाँ, मैंने बगैर आवाज के सरगोशी में कहा। हम दोनों की निगाहें बंकर के दरवाजे पर लगी थी। उसके पीछे हल्की रोशनी थी। मैंने जहांगीर भट्ट को इशारा किया। हम दोनों अलग अलग होकर गीली घास पर पेट के बल रेंगते हुए बंकर की तरफ बढ़े और फिर उसके दरवाजे की दोनों जानिब बंकर की पुख्ता दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। खुले चाकू हम दोनों के हाथों में थे। बंकर के अंदर जो कोई भी डोगरा फौजी अकेला रह गया था उसे अपने 2 साथियों के लिए बाहर निकलना ही था। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने दरवाजे पर पड़ा हुआ नमदा उठाया, हमने उसे वहीं दबोच लिया। उसका काम तमाम करने के बजाय उसे हम अंदर बंकर में ले गए और उससे पूछा कि बाकी की 3 गन पोस्टें कहाँ हैं। वो हम दोनों के हाथों में चाकू और स्टेन गन और सर पर बंधे हुए स्याह रुमाल देखकर फौरन समझ गया कि हम कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिद हैं। वो खौफजदा होकर बोला, मुझे नहीं मालूम, मुझे न मारना। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि उसे दूसरी 3 गन पोजीशनों का पता न हो, और ये कैसे हो सकता था कि हम उसे अपना मतलब हासिल किए बगैर मार डालते।
थोड़े से टॉर्चर के बाद उसने बाकी की 3 गन पोस्टों की निशानदही कर दी। ये गन पोस्टें मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वहां से मुतवाजी लाइन में 50-50 गज के फासले पर थीं। उसके बाद हम उसे मोर्चे से निकाल कर बाहर ले आए। मैंने उसकी गर्दन को एक झटका दिया और उसका काम भी तमाम कर दिया। मोर्चे के अंदर मशीन गन भी लगी हुई थी। मीडियम गन के एमुनिशन के 6-7 बक्स भी पड़े थे। दूसरे असलहे के बक्स भी थे। उस डोगरा फौजी से हमने ये भी मालूम कर लिया था कि नीचे जो पेट्रोल गश्त कर रही है वो किस पोस्ट की है। उसने बताया था कि वो तीसरी गन पोस्ट की टीम है। वहां से हम दूसरी गन पोस्ट की तरफ चल पड़े। वो भी हमें मिल गई, जो वहां से 50-60 गज के फासले पर बाएं जानिब थी। रात के अंधेरे और खामोशी में हम अपने टारगेट पर पहुंच गए। ये तोप भी पुख्ता बंकर के मोर्चे में थी। बाहर सन्नाटा तारी था। दरवाजे पर नमदा लटक रहा था। तोप का बैरल बाहर निकला हुआ था। सर्दी काफी बढ़ गई थी। हमने बंकर के एक सुराख में से बड़ी एहतियात के साथ देख लिया कि अंदर दुश्मन के 4 फौजी मौजूद हैं। यहाँ हमें किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी। हम अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर चुके थे। हम स्टेन गन लेकर एकदम से बंकर में दाखिल हुए और जाते ही फायर खोल दिया। चारों फौजी खून में लथपथ इधर उधर गिरते हुए तड़पने लगे। यहाँ से हम तीसरी गन पोजीशन पर गए। वहाँ भी हम इसी तरह चार्ज करके अंदर मौजूद डोगरा फौजियों को हलाक करना था। मगर हम बंकर के दरवाजे पर ही थे कि नीचे गश्ती टीम के फौजी अचानक एक तरफ से निकल आए। उन्होंने हमें ललकारा। हमने फायर खोल दिया। बंकर के अंदर से भी फौजी मशीन गन लेकर बाहर निकल आए। अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हमने ऊपर तले 3 ग्रेनेड फेंके। 3 धमाके हुए और पेट्रोल पार्टी के फौजियों और बंकर में से बाहर निकलकर जो सिपाही आए थे उनके परखचे उड़ गए। ग्रेनेड के धमाकों ने चौथी गन पोस्ट के सिपाहियों को चौकन्ना कर दिया। वहां से रोशनी के राउंड फायर हुए और साथ ही हम पर गोलियों की बौछारें आईं। हम जमीन पर बैठ गए। पहाड़ों में रोशनी राउंड के फायर होने से दिन निकल आया था। मैंने जहांगीर भट्ट को इशारा किया। वो दौड़कर गन पोस्ट के दरवाजे पर गया और एक तरफ लेट कर उसने अंदर पिन निकालकर 2 ग्रेनेड लुढ़का दिए। उसके साथ ही हम दोनों पीछे की जानिब झाड़ियों में भागने लगे। हम बमुश्किल थोड़ी ही दूर ही गए थे कि गन पोस्ट में 2 धमाके हुए। ये हमारे 2 ग्रेनेड के धमाके थे। मुझे तीसरे खौफनाक धमाके का इंतजार था, जो बंकर के अंदर तोपों के एमुनिशन के फटने से होना था। बंकर के दरवाजे का पर्दा उड़ गया था। अंदर से धुआं निकल रहा था। मैंने जहांगीर से कहा, दूसरी और पहली गन पोस्टों की तरफ डबल से। मुझे मालूम था कि अभी गन पोस्ट के अंदर से एमुनिशन फटने वाला है। हम दूसरी गन पोस्ट के बंकर की तरफ अंधेरे में दौड़ पड़े। चौथी गन पोस्ट की तरफ से बराबर फायरिंग हो रही थी। गोलियां हमारे ऊपर से गुजर रही थी। फिर एक धमाका हुआ। ये ऐसा धमाका था कि पहाड़ हिल गया। हम हवा के शदीद दबाव से 3-4 गज आगे गिर पड़े। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गन पोस्ट के बंकर में से आग के शोले उठ रहे थे। छोटे छोटे धमाके जारी थे। हम उठकर दूसरी गन पोजीशन पर आए, जहां भी 2 ग्रेनेड बंकर के अंदर डाले और जितनी तेज दौड़ सकते थे पहली गन पोजीशन की तरफ दौड़ने लगे। हम अभी आधे रास्ते में थे कि एक भयानक धमाके ने सारी पहाड़ी इलाके को लर्जा दिया। हम जमीन पर लेट गए थे। दूसरी गन भी साफ हो गई थी। अब हम पहली गन पोजीशन में आए। उसका बंकर भी खाली पड़ा था। रोशनी राउंड बार बार आसमान और जमीन को रोशन कर रहे थे। हमें पहली गन पोजीशन साफ नजर आ रही थी। हमने उसके बंकर में ग्रेनेड फेंके और दौड़कर एक झाड़ी के पास जमीन पर औंधे होकर लेट गए। यहाँ कोई धमाका न हुआ। मैंने उठते हुए कमांडो जहांगीर भट्ट से कहा, यहाँ से निकलो, ग्रेनेड नहीं चले। हम उठे और पहाड़ी बकरों की तरह ढलान की झाड़ियों में छोटी छोटी छलांगे लगाते नीचे उतरने लगे। हम झाड़ियों में उलझ रहे थे, गिर रहे थे, मगर उतराई उतरते चले जा रहे थे। चौथी गन पोस्ट की तरफ रोशनी राउंड छोड़े जा रहे थे। मशीन गन की फायरिंग भी हो रही थी। इतने में ऊपर बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ। एक बिजली सी चमकी और बंकर की ईंटें और पत्थर हमारे आगे जाकर गिरे। हमारे दोनों ग्रेनेड ने कुछ देर बाद ब्लास्ट होकर एमुनिशन के बक्स उड़ा दिए थे। साथ ही गन पोस्ट भी उड़ गई थी। अचानक चौथी तोप गरज उठी। उसने गोलाबारी शुरू कर दी, मगर उसके गोले हमारे ऊपर से गुजर कर नीचे वादी और पहाड़ियों पर गिरकर फट रहे थे। हम रास्ता बदल कर दूसरी तरफ हो गए। कमांडो जहांगीर भट्ट आगे आगे था। पहाड़ की ढलान से उतरकर हम जरा दम लेने के लिए एक जगह बैठकर ऊपर देखने लगे। रोशनी राउंड फायर होना बंद हो गए थे। चौथी तो बराबर थोड़े वक्फे के साथ शेलिंग कर रही थी। ऊपर चोटी की पहाड़ी ढलान पर 3 जगहों से जहां गन पोजीशनें थी, वहां से अभी तक शोले उठ रहे थे। छोटे असलहे के फटने की आवाजें भी गूंज रही थी। जहांगीर भट्ट ने कहा, दोस्त, एक गन पोजीशन तबाह होने से बच गई है। मैंने कहा, ये गन अब यहाँ नहीं रहेगी, इसे यहाँ से हटा दिया जाएगा, फिक्र न करो। थोड़ी देर बैठने के बाद हमने वादी में वापसी का सफर शुरू कर दिया। जब हम वादी से निकलकर खड्ड में उतरने लगे तो चौथी तोप की गोलाबारी रुक गई थी। जब हम खड्ड में से गुजरते हुए बाहर निकले तो पीछे मुड़कर एक निगाह पहाड़ की तरफ डाली। तबाहशुदा तोपों की तीनों पोजीशनों में मौत की खामोशी थी। उनमें से धुआं जरूर उठ रहा था, जो रात की तारीकी में हमें दिखाई न दिया। हम अब बड़े इत्मीनान से रात की तारीकी में चिनार, चीड़
اور اخروٹ کے درختوں کے درمیان سے ہو کر اپنے چٹانوں والے خفیہ ٹھکانوں کی طرف چلے جا رہے تھے۔ جس وقت ہم اپنے اڈے پر پہنچے تو کشمیری کمانڈو لیڈر شیروان نے اور ہمارے دوسرے کمانڈو مجاہدوں نے مسکراتے چہروں سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ ایک کشمیری مجاہد نے نعرہ لگایا۔ ہم پہلا دھماکہ سن کر ہی باہر نکل آئے تھے۔ دشمن کے روشنی راؤنڈ نے ان کی تباہی کے منظر کو نمایاں کر کے دکھایا۔ میں نے کہا ہمیں افسوس ہے کہ تیسری گن پوسٹ کو ہم تباہ نہ کر سکے۔ ہم سے ذرا سی غلطی ہو گئی۔ بنکر کے باہر ایک فوجی گارڈ ڈیوٹی پر کھڑا تھا۔ ہم اندھیرے میں اسے نہ دیکھ سکے۔ اس نے برسٹ مارا تو ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ کمانڈو شیروان نے بھی میری بات دہراتے ہوئے کہا یہ اکیلی گن وہاں سے ہٹا لی جائے گی۔ ایک کشمیری مجاہد نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے تباہ شدہ پوزیشنوں پر پھر سے گنیں نصب کر دی جائیں۔ کمانڈو شیروان نے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے کہا خدا کی قسم دشمن 10 بار وہاں گنے لگا لے، ہم 10 بار اپنی جان کی بازی لگا کر انہیں تباہ کریں گے، تباہ کرتے رہیں گے۔ ہم چٹان کے اندر جو قدرتی غار تھا وہاں بیٹھے تھے۔ غار کی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔